फिर से आ गए हम आपके लिए नया लेक्चर लेकर, जो कि L9 है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन का L9। तो देखते हैं क्या है। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है, ये सारी रामायण हमें पढ़नी है और काफ़ी हद तक हम यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं। जो आज का लेक्चर फ्लो है वो कुछ ऐसा है। एक तो हमें पढ़ना है प्रारंभिक विदलन और अंतरारोहण, और उसके बाद हमें पढ़ना है सगर्भता व भ्रूणीय परिवर्तन क्या है, इस दोनों को देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़नी है हमें प्रारंभिक विदलन व अंतरारोहण, जिसे प्राइमरी इम्प्लांटेशन भी बोलते हैं या प्राइमरी क्लीवेज भी बोलते हैं, और साथ में हमें इम्प्लांटेशन पढ़ना है कि कैसे इम्प्लांट होता है, क्या है ये चीज़ें देख लेते हैं एक बार। तो निषेचन के बाद हमने क्या कहानी पढ़ ली थी अब तक? कहानी अब तक क्या थी? थोड़ा सा एपिसोड होता है ना डेली सोप के, तो वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा है। तो देखें कि क्या है कि युग्मनज तो हमने बना लिया था लास्ट लेक्चर में, यानी L8 तक हम युग्मनज यानी जाइगोट बना चुके थे। अब जाइगोट के बाद की कहानी हमें देखनी है। तो निषेचन के बाद युग्मनज अंडवाहिनी के स्थमस वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है। अंडवाहिनी के सीलिया, मैंने आपको बताया था अंडवाहिनी में क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। लास्ट लेक्चर में बात की थी, जो अंडे को क्या करते हैं, नीचे ले जाने के काम में आते हैं, साथ ही शुक्राणुओं के भी गति प्रदान करते हैं, उनको भी गति करवाते हैं। गर्भाशय की ओर गति करता है और अंडवाही के सीलिया युग्मनज को अंडवाही में गर्भाशय की दिशा में धकेलने का कार्य करते हैं। ठीक है, वहां तक लेके आएंगे, मतलब उसको गर्भाशय तक लेकर आना है। इस गति के दौरान युग्मनज में विदलन होते रहते हैं। अब क्या है ये कहानी, ये देख लेते हैं। तो लास्ट हमने जो डिस्कस किया था कि यहाँ पे हमारी फेलोपियन ट्यूब थी और यहाँ पे हमारा दोनों तरफ होंगी, जिस भी तरफ से आ रहा है ये आपको पता ही है। एक बार इधर से ओव्यूल निकलेंगे तो इधर से निषेचन होगा, एक बार उधर से ओव्यूल निकलेंगे तो उधर से निषेचन होगा। तो अगर हमारा एग यहाँ पे है, यहाँ पे, और निषेचन हो चुका है, यानी कि क्या बन चुका है, युग्मनज तक तो हम कहानी पढ़ चुके हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिल चुके हैं। अब क्या करना है हमें कि ये धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, उन सीलिया की हेल्प से गर्भाशय में आना चाहता है। लेकिन ये गर्भाशय में ऐसे ही नहीं आ जाता कि चलो गर्भाशय में चलते हैं। गर्भाशय में चलने के साथ साथ, मतलब डे बाय डे इसमें क्या हो रही होती है, इसमें ग्रोथ हो रही होती है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। उन्हीं चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी विदलन कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी विदलन कैसे होते हैं कि सबसे पहले ये जो एग है, जाइगोट है, इसमें विभाजन होते हैं। कैसा होगा ये, अब 2n होगा, क्योंकि स्पर्म और एग दोनों मिल चुके हैं। अब ये जो इसमें है क्या होंगे, विभाजन होंगे। विभाजन कैसे होंगे, पूर्णतया समसूत्री विभाजन। कैसे होंगे, समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन है तो 2n के 2n ही रहेंगे, सिर्फ क्या विभाजित होंगी, कोशिका विभाजित होगी। एक और खास बात जो आपको ध्यान रखनी है कि युग्मनज में जब कोशिकाएं बनती हैं या ये जो विभाजन हो रहा होता है क्लीवेज, वो मनुष्य में होता है होलोब्लास्टिक। अब ये होलोब्लास्टिक क्या होता है, बहुत से टाइप के विदलन होते हैं, लेकिन ह्यूमन में यानी कि मानव में जो विदलन होता है वो पूरे युग्मनज का एक साथ होता है। क्योंकि थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ेंगे जब जाएंगे, जैसे एम्फीबियंस है तो उनका होलोब्लास्टिक नहीं होता, कहीं विभाजन यानी विदलन हो रहा होता है, कहीं नहीं हो रहा होता, किसी पार्ट में होता है किसी पार्ट में नहीं होता, ऐसे चलता है। यहाँ पे पूरा के पूरा युग्मनज विदलन में जाता है, सब जगह से कटिंग या विभाजन होते हैं, इसीलिए इसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। दूसरा, साइज क्या होती है, नहीं बढ़ती। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में बहुत साल पहले पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन थे, साइज नहीं बढ़ती, ठीक है, पूछा हुआ था, 4-5 ऑप्शन थे। दूसरा, सिर्फ क्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। ये तो थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब मेन पॉइंट पे आएंगे, यानी विदलन कराएंगे। ठीक है, क्या होता है विदलन में तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो युग्मनज होता है, जब ये यहाँ पे गति कर रहा होता है तो युग्मनज में विदलन होता है, यानी कि पहला डिवीजन होगा और कितनी कोशिकाएं बन जाएगी, कितना बन जाएगा अंदर, 2 कोशिकाएं।
अब आप बलून सोचिए जरा कि बलून आपको दे दिया एक बलून, तो ये भी एक बलून है। इस बलून को आपको बोला इसी से 2 बलून बनाने हैं, तो आप क्या करोगे, बीच में से उसको मोड़ तोड़ दोगे तो 2 बलून बन जाएंगे। क्या बलून का साइज बढ़ेगा? नहीं, उल्टा जो कोशिकाएं हैं उनकी साइज छोटी हो जाएगी और संख्या बढ़ जाएगी। तो साइज नहीं बढ़ती, उल्टी की छोटी होती है। तो पहले क्या होगी, 2 कोशिकाएं बनेगी, ये 2 कोशिकाएं बना दी हमने। फिर ये थोड़ा और नीचे आएगा। ये जो सारी कहानी हम पढ़ने वाले हैं अभी, ये सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, 1 वीक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इम्प्लांटेशन जो अंतरारोहण करेंगे वो गर्भाशय में 7वें दिन होता है। इस 7 दिन में जो प्रक्रियाएं चल रही है, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जो खिचड़ी पक रही है, जो गुप्त मीटिंग हो रही है, वो यहाँ से यहाँ तक हो रही है। इन 7 दिनों की हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से दिन होता है? 7वें दिन होता है इम्प्लांटेशन, मतलब गर्भाशय में जो भ्रूण, विकसित भ्रूण है उसका अंदर जाना, ठीक है। फिर क्या होगा, और आगे चलते हैं। पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 4 कोशिकाएं बनेंगी। इन जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, 2 ऊपर बन गई। ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं बन रही हैं, इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, ठीक है। पहले 2 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं बनेगी, 6 कोशिकाएं बनेंगी। फिर उसके बाद इसमें बन जाती है 8 कोशिकाएं, 8 से 16 मान लीजिए। चलिए, 8 से 16 जब कोशिकाएं बन जाती है तो इन कोशिकाओं को, जो ये कोशिका का गुच्छा बन गया है, इसको बोल देते हैं मोरूला। अभी अंदर वाली जो कोशिका है उनको ब्लास्टोमियर ही कह रहे हैं, ठीक है। अभी भी वो क्या है, ब्लास्टोमियर है। चलिए, तो ये विदलन हो रहा होता है। अभी विदलन और भी बाकी है, देखेंगे उसे, पहले अगला पढ़ लेते हैं। चलिए, ये क्या है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम मतलब पिक्चर है जिसको हमें बना के देखना है। ये क्या था, ये हमारा अंड था, जो क्या हो रहा है, स्पर्म इसके अंदर आ रहे हैं, अंदर आएंगे तो ये सेकेंडरी, इसमें डिवीजन हुआ, निषेचन हुआ, ये सारी प्रोसेस हो गई। अब ये क्या बन चुका है, युग्मनज। यहीं पे इसने युग्मनज बना दिया, ज्यादा कोई मगजमारी नहीं की है। और ये ऊपर बनाया गया है और अंदर देखिए एक अंदर एक और ABCDEFGH अलग ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ए पे तो क्या हुआ, ये बाहर आया है सेकेंडरी उस साइड, बी पे इस पे स्पर्म लग गए हैं, सी पे डायरेक्ट सी बना दिया इन्होंने, युग्मनज बनाया ही नहीं है। तो बीच में क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। युग्मनज में अब क्या हो रहा है, विदलन हो रहा है। पहले 2 बनी, फिर 4 बनी, फिर 8 से 16 कोशिकाएं यहां तक पहुंच चुके हैं हम। 8 से 16 कोशिका वाला जो हमारा युग्मनज है उसे हम क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। और इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं उसे ब्लास्टोमियर कह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्लास्टोमियर और विभाजित होगा। कैसे विभाजित होगा, यहीं पे मैं बना देती हूं। क्या होगा, ब्लास्टोमियर की जो कोशिकाएं हैं, ये अंदर जो 8 से 16, ये और विभाजित होंगी, संख्या में क्या करेंगी, वृद्धि करेगी। अब संख्या में वृद्धि करेंगी और धीरे धीरे परिधि की तरफ जाने लग जाएगी। कैसे, तो ये तो हो गई इसकी मेम्ब्रेन। अच्छा, खास बात यह है कि जो जोना पेल्यूसिडा हम कब से बनाते आ रहे हैं, जब से एग बनाया है, वो अभी भी जोना पेल्यूसिडा इसके चारों तरफ बनी हुई है। ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, ये जोना पेल्यूसिडा है, अभी भी है इसमें। सेकेंड वीक तक ये बनी रहेगी, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता, मतलब जो हमारा भ्रूण है वो माता के गर्भाशय के अंदर पूरा चला नहीं जाता, तब तक ये जोना पेल्यूसिडा बनी रहेगी। ये जो ग्रीन कलर की अब मैं बना देती हूँ, और ये हमेशा बनी रहेगी, बार बार मैं बनाऊंगी नहीं, लेकिन आप समझेंगे कि ये जोना पेल्यूसिडा अभी भी यहाँ पर है। ये कोशिकाएं विभाजित होकर कहाँ चली जाती है, ऐसे परिधि पे, और कोशिकाओं की संख्या ऑब्वियसली क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। इनमें से कुछ कोशिकाएं जो है वो इकट्ठा हो जाती है, ऐसे इनको करनी होती है चुगली। ये कहती है वो तो जा रही है
फील्डिंग करने बाउंड्री पे, हम यहाँ खड़े होके हमारी प्लानिंग करेंगे, हम तो क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, ऐसी मीटिंग चल रही होती है इनकी सीक्रेट। तो ये जो सीक्रेट मीटिंग कर रही है इनको हम बोलते हैं इनर मास, इनर सेल मास भी कहते हैं। क्या? अंतर कोशिका समूह। गौर फरमाइएगा इन पे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, यही बनाने वाले हैं हमारा भ्रूण आगे। ये कोई ऐसी वैसी चुगली करने वाली औरतें नहीं है, यही बनाएंगी। और ये जो परिधि पर कोशिकाएं चली गई हैं इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो खूबसूरत सी आपको वॉल बनी हुई दिख रही है, जो यहाँ पे जी बना हुआ है, ये जी कहाँ बना है? वैसे यहाँ पे ये मोरुला एफ है, ये जी जो है इसको क्या कहते हैं? ब्लास्टुला, कोरक पुटी। ठीक है, दिख रही है आपको? सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। ठीक है, उसका ऊपर है, मेरे नीचे, थोड़ा अलग बनाना था। चलिए, तो ये हो गई इसकी ट्रोफोब्लास्ट। ये बीच में इनर मास सेल जो यहाँ पे लेबलिंग नहीं की है, आपको लेबल करके बनाना है, अभी ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, उसके बाद ये कोरक पुट्टी, यानी इसको क्या बोल देते हैं हम? ब्लास्टुला कह देते हैं। ये ब्लास्टुला और विभाजित होता है। अब यहाँ पे H के साथ ही इसको क्या कर दिया है? गायब कर दिया है। F बाद में बताया। F क्या है भाई? F यहाँ है, जो वहाँ E बनाया था, मैंने कहा ये और विभाजित होंगी फिर ये बनेगी, तो वो F यहाँ बना दिया। ये इससे पहले का डायग्राम है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और फिर ये H जब ब्लास्टुला बन जाता है तब इसकी बारी आती है गर्भाशय के अंदर जाने की, यानी अंतरारोहण की या इम्प्लांटेशन की। एक बार देखते हैं। तो हम इसको बाहर बना रहे हैं, आप समझ गए ना, लेकिन ये चीजें कहाँ हो रही है? अंदर। और कब हो रही है भाई? इस एक सप्ताह में 7वें दिन तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी इम्प्लांटेशन की। उससे पहले ये कहानी शुरू हो चुकी है, इतना सारा सब कुछ यहाँ पे निपट चुका है। और कैसा वाला विभाजन है? होलोब्लास्टिक, याद रखेंगे। चलिए, मोरुला बन गया है। 8 से 16 कोरक खंड वाला। कोरक खंड मतलब जिसको मैंने ब्लास्टोमियर बोला है। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा है? ब्लास्टोमियर इंग्लिश में। जितनी ये कोशिकाएं अंदर बनी हुई है उन सबको ब्लास्टोमियर ही कहेंगे। ब्लास्टुला के अंदर बनी हुई है उनको भी ब्लास्टोमियर कहेंगे। और साइड वाली जो है वो ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, वाला भ्रूण तूतक यानी मोरुला कहलाता है। भैया इंग्लिश वर्ड याद रखें कृपया, मेरे पे मेहरबानी कर दें, इंग्लिश हिंदी वाले भूल जाओगे। यह ट्रोफोब्लास्ट स्तर, अभी बताया था ना, ट्रोफोब्लास्ट स्तर। ये तो जोना पेलुसिडा है। ये वो जो परिधि पर कोशिकाएं हैं सुंदर सी, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाएं। ठीक है ना, ये ट्रोपोब्लास्ट। और उसको पूरी लेयर है इसलिए क्या कह दिया? स्तर कह दिया। जब गर्भाशय भित्ति के आंतरिक स्तर यानी एंडोमेट्रियम तक पहुंचती है। एंडोमेट्रियम क्या है मैम? पता नहीं, भूल गए। अच्छा, यही इसीलिए कह रहा हूँ पिछले वीडियो लेक्चर देख कर आओ, L5, L6, L7, L8, तब ये कुछ समझ में आएगी कहानी। क्या है अब बता देती हूँ, मेरा भी मन नहीं मान रहा। चलिए, ये गर्भाशय है जो ऊपर भी बनाया था, अभी फैलोपियन वेलोपियन ट्यूब सब गायब है। ठीक है, यहाँ पे बाहर जो लेयर थी उसको हम क्या बोल रहे थे? पेरीमेट्रियम, हिंदी में था परिगर्भाशय। बीच वाली जो लेयर थी जो कैसी थी? पेशीय, उसको क्या कह रहे थे? पेशीय स्तर, मध्य स्तर, मध्य पेशीय स्तर, या इंग्लिश में बोले तो मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाली जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि क्या है? स्ट्रेटेड है, मतलब ऐसी, इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, क्योंकि इसी को क्या करना है? भ्रूण अपने अंदर खाना है, भरना है अंदर। ठीक है, तो ये कैसी है? ये एंडोमेट्रियम। तो ये इसी एंडोमेट्रियम की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, ये एंडोमेट्रियम है से संलग्न हो जाता है तथा अंतर कोशिकीय समूह यानी इनर मास सेल, अभी बनाया, फिर से बना देते हैं। क्या हो जाती है?
अंतर कोशिकीय समूह या इनर मास सेल अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है कि ये जो है ये भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। मेरे हाथों में आपको हथकड़ी नहीं दिख रही और मेरे हाथों में आपको रस्सियां नहीं दिख रही, वरना मैं बंधी हुई हूँ इस एनसीईआरटी की क्लास 12 से, क्योंकि भाई ये जो इनर मास सेल है और भ्रूण, ये कोई संगम दिख रहा है क्या इसका? ऐसे ही भ्रूण नहीं बनता, बीच में 20-25 स्टेप्स हैं जो वही आपके लेवल के लिए, हम क्लास 12 नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी ने सीधा लिख दिया है कि यह अंतरकोशिकीय अवकाश होता है जो बाद में भ्रूण बन जाता है। आगे पीछे ऊपर नीचे उसको कोई लेना देना नहीं है। और मेरा मन अंदर से कचोड़ रहा है कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ प्रिया, ये कहाँ भ्रूण है और ये कहाँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और पढ़ेंगे जब डॉक्टर बनेंगे तब आप सारी चीज़ें, और नीट की और अच्छी वाली प्रिपरेशन करेंगे, जब अलग से नीट की क्लासेस चलेंगी तो बताएंगे। अभी इतना ज़्यादा लेवल पे नीट हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। चलिए, तो ये भ्रूण बनता है। अब ये ऐसे ही भ्रूण है, फिर भी मैं मानूंगी तो नहीं, आपको पता है थोड़ा सा मैं बता के रहूंगी। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये जो इनर मास सेल होती है ये ऐसे कुछ हो जाती है। बताती हूँ कैसे होती है, थोड़ा मैं बता रही हूँ भाई, एनसीईआरटी में कुछ नहीं दे रखा, मेरे को इल्जाम मत देना, ठीक है। जो ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये समझा रही हूँ, लिखना तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन बस थोड़ी सी क्यूरियोसिटी कि भाई ये कहाँ भ्रूण कहाँ, वो वाली चीज़ के लिए। क्या होता है, ऐसे 2 लेयर्स बन जाती है। ये बाहर वाली सेल तो वही है ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। अंदर क्या होता है, अंदर की कहानी कुछ ऐसी होती है कि अंदर की जो ये इनर मास सेल होती है, ये इनर मास सेल ऐसे चारों तरफ होके, है ना, चारों तरफ ऐसे फैल फुला के क्या करती है, यहाँ पे एक लेयर बनाती है, अपनी कोशिकाओं को फैला देती है ऐसे। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या करती है, धीरे धीरे ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध बनाती है। कैसे उंगली नुमा प्रवर्ध, इस भ्रूण को मिटा दूं, ये वाली जो बाहर की सेल है ना, ट्रोपोब्लास्ट की सेल, ये कैसे हो जाएगी, ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध बना देती है ऐसे। ये ट्रोपोब्लास्ट और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और एक और होती है सिनब्लास्टिक। ये ट्रोपोब्लास्ट और विभाजित होता है और सिनब्लास्टिक टाइप की एक मेम्ब्रेन और बनाता है, एक साइटोब्लास्टिक टाइप की मेम्ब्रेन और बनती है, हम इतना डिस्कस नहीं कर रहे हैं। एक ऐसे उंगली नुमा प्रवर्ध बना देती है, और उससे पहले एक ये जो मेम्ब्रेन बना रही है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, और एक और मेम्ब्रेन बनती है कोरियोनिक मेम्ब्रेन। इस कोरियोनिक मेम्ब्रेन से ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोरियन विलाई। ये एनसीईआरटी में दे रखा है कोरियन विलाई, ठीक है। उनका नाम दे रखा है क्योंकि उसको अंतरारोहण तो करवाना ही पड़ेगा ना, डायरेक्ट भ्रूण भी कैसे बनाएगा, लेकिन उसके बीच का प्रोसेस सारा गायब है, ठीक है। ये 1 हफ्ते में हो रही है ये सारी चीजें, सिर्फ 7 डेज में। यहां पहुंचने के बाद ये कहां आ जाता है, ये गर्भाशय की इस जगह पे, ये इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और क्या होता है, गर्भाशय आपको पता है कौन सी स्टेज पे चल रहा है, गर्भाशय कौन सी स्टेज पे चल रहा है जरा बताइए हमें। तो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ के आइए मेरे प्यारे बच्चों, और फिर भी मैं बता देती हूँ कि 14th डे पे क्या हो गया था, एग रिलीज हो गया था। और मैंने आपसे कहा था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहाँ कंप्लीट होगा, दूसरे और 14 डे आएंगे, मतलब 14 और 14 28 डेज का होता है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैंने आपसे कहा था इम्प्लांटेशन होता है 7वें दिन, ये वहां पे भी बताया था, और 7 दिन तक वो इंतजार करता है कि इम्प्लांटेशन हो ना हो। और इस वाली स्टेज को हमने और एक नाम भी दिया था, अगर आपको याद हो तो, स्त्रावी
प्रावस्था, सिक्रीटरी स्टेज। मैंने यहाँ पे इस साइड लिखा था, अगर आपको याद हो, कि ये कई जगह हिंदी में स्त्रावी फेज वो पहले वाले को भी बोला है, लेकिन वो नहीं है, स्त्रावी फेज यही है। तो स्त्रावी फेज में क्या होता है, ये जो गर्भाशय है यानी कि हमारा यूट्रस है, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करता है या ग्लूकोज का सिक्रीशन करता है, ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करता है। क्यों? क्योंकि ये तो इसको तो पता है भैया, ये तो 100% श्योर होता है ना, निषेचन तो होना ही होना है। तो ये सिक्रीशन करता है कि जब मेरा प्यारा कौन आएगा, ब्लास्टोसिस्ट जो ट्रोपोब्लास्ट बन के यहाँ पे आया है, वो आएगा तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होगी ना, मैं उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाऊंगी। तो ये जैसे ही यहाँ पे आ जाता है, मीन्स विदलन के बाद, क्लीवेज के बाद, जो हमारा डेवलप्ड जाइगोट है, अभी भी जाइगोट ही बोल रही हूँ मैं उसको, वो यहाँ पे आता है तो इसको सिग्नल मिलता है और ये और ज्यादा ग्लाइकोजन का सिक्रीशन करता है। साथ ही ये क्या आ जाता है, हमारे वही FSH और प्यारा LHS और हाइपोथैलेमस ग्लैंड को सिग्नल दे देता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल और बढ़ा देता है, ताकि आगे क्या नहीं हो, वही फॉलिकल बनना शुरू नहीं हो जाए, मतलब स्टेज चालू नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये जो कोरियन होते हैं, ये धीरे धीरे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंसने लग जाते हैं। कैसे धंसने लग जाते हैं, अब मैं अगला स्टेज यहाँ बना रही हूँ और इस वाली मेम्ब्रेन को मिटा रही हूँ, है ना, आधी रहने देती हूँ आपके लिए, ये ऐसी थी। अब ज़ोना पेलुसिडा अभी भी है, अब तक तो है, अब इम्प्लांटेशन होने वाला है, अब अंतरारोहण होने वाला है, अंतरारोपण, अंतरारोहण जो भी बोलिए, ठीक है, अंतरारोपण होने वाला है। और अभी क्या होगा, अभी इम्प्लांटेशन के वक्त ही वो ज़ोना पेलुसिडा गायब होगी, अब होगी। ये कहाँ, ये वाला प्रोसेस कहाँ तक चल रहा था, कोरियन वाला 7वें दिन तक। ठीक है, अब 7वें दिन में ये कोरियन बन गए, उसके बाद 8 या 9 डे की मैं बात कर रही हूँ, 8 या 9 डे पे ये कोरियन एंडोमेट्रियम तक जाएंगे और ये पूरी जो एंडोमेट्रियम है ये इसको क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, इस तरह से इसके अंदर समाहित कर लेगी। और इसी प्रोसेस को, विदलित भ्रूण को या विदलित युग्मनज को गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के अंदर धस जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन या अंतरारोहण, रोपण। ठीक है, अंतरारोपण अंतरारोहण एक ही है, मैंने आपको बताया, तो समझ गए आप ये बात। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धस जाती है। ठीक है, यहाँ ये वाली बात होगी, ब्लास्टोसिस के संलग्न होने से गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। ये विभाजित होंगी क्योंकि इसको ऐसे कवर करना है ना, ऐसे करके गर्भ यहाँ पे आ गया है, इसको ऐसे करके फोल्ड बनाना है, तो फोल्ड बनाने के लिए कोशिका विभाजन तो करना पड़ेगा, तो विभाजित होंगी और ब्लास्टोसिस को ढक लेती है, मतलब पूरा जो ब्लास्टुला बना हुआ है उसको ढक लेती है। उसमें क्या बनी हुई है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन बनी हुई है। फलस्वरूप ब्लास्टोसिस गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धस जाती है या अंतःस्थापित हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, और यही अंतरारोहण कहलाता है। ठीक है, अंतरारोहण की परिभाषा समझ में आ गई। अब ये तो हो गए अंतरारोहण के बाद, अभी भी भ्रूण नहीं बना है, ये तो हुई फर्स्ट वीक के बाद। सेकेंड वीक, थर्ड वीक के बाद भ्रूण का कुछ हो पाता है। ठीक है, तो क्या होता है प्रोसेस, अब कुछ प्रोसेस ऐसा है कि ये है गर्भाशय, ये है हमारा भ्रूण, और अब सारी मेम्ब्रेन नहीं बना रही, इसको इसने पूरा कवर कर लिया है ना, एंडोमेट्रियम ने। सारी मेम्ब्रेन नहीं बना रही मैं, अब सिर्फ क्या बना रही हूँ, ये है हमारा युग्मन, ब्लास्टोमियर ही लिख देती हूँ डायरेक्ट, अब युग्मनज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, इसमें से कोरियन मेम्ब्रेन बनेगी और धीरे धीरे ये जो कोरियन मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, जो मदर की मायोमेट्रियम है, मदर की जो
पेरीमेट्रियम है उससे दिए, उसमें वो भी क्या है, कोशिकाएं, तो उसमें भी क्या होंगी, रुधिर वाहिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स होंगी। अब ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगी, ये ब्लड वेसल, मान लो ये एक वेसल है, धीरे धीरे ये अपने ब्लड का सिक्रीशन कोरियन को देंगी, और ये ऐसे, जैसे ये कोरियन है और ये ब्लड वेसल, ये दोनों एकदम मिल जाएंगी, और मिलते ही इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक संबंध बन जाएगा। उसी को आगे जाके हम क्या नाम देंगे, अपरा या प्लेसेंटा। आई बात समझ। ये कब चल रहे हैं हम, सेकेंड वीक में, ठीक है, सेकेंड वीक की बातें हो रही हैं। ये अभी भी अपरा पूरा नहीं बना है, पूरा अपरा बनने में 3 वीक लगेंगे कम से कम, ये तो शुरुआत है, ठीक है। उसके पहले भ्रूण के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे ही प्लेसेंटा बना, तो प्लेसेंटा आपको पता है क्या है, अपरा, अपरा एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, पर कैसी, टेम्परेरी, है ना, हमेशा नहीं करती, क्योंकि अपरा में कब बनती, कब है, जब भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तभी होता है। अब प्रेगनेंसी में, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सगर्भताई है यानी प्रेगनेंसी है, तो ये अपरा का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सगर्भता है, उसको हम पढ़ेंगे अभी। उसी के लिए मैं एक बात बता रही हूँ कि अपरा जो है वो क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगी, क्या सिक्रीट करती है वो देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट है गर्भता, सगर्भता यानी कि प्रेगनेंसी एंड भ्रूणीय परिवर्धन, मतलब उसके आगे का प्रोसेस। भ्रूण परिवर्तित हो रहा है, भाई एनसीईआरटी ने तो लिख दिया भ्रूण परिवर्तित हो, लेकिन हमें तो बनाना पड़ेगा ना, हमारी तो नींदें हराम हो रखी है। वो ट्रोपोब्लास्ट से डायरेक्ट भ्रूण कैसे बन गया, थोड़ा सा बताऊंगी मैं, डिटेल तो मैं अभी भी नहीं जा रही, लेकिन थोड़ा एनसीईआरटी से ऊपर जाके हम देखेंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में अपरा होती है, और अपरा क्या करती है उसी पे देख लेते हैं हम। अपरा अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है, भ्रूण पूरा इम्प्लांट हो चुका है, सिग्नल मिल चुके हैं कि भ्रूण का प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ चुका है। अपरा एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको बोलते हैं HCG, ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एक तो ये, दूसरा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोलैक्टिन। और भी प्लेसेंटा, क्योंकि टेम्पररी ग्लैंड है, और भी सिक्रीट करती है, बताती हूँ। ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये जो हमारा एस्ट्रोजन है, और थायराइड है, कॉर्टिकोसॉइल है, अब आप बोलेंगे कि मैम ये तो पहले से भी सिक्रीट हो रहे हैं। हाँ, हो रहे थे, लेकिन प्लेसेंटा के डेवलप हो जाने के बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल और बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ जाता है, और थायराइड और कॉर्टिसोल भी बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि अब क्या है गर्भाशय में, अब गर्भाशय में हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको खाना पीना, उसकी अभी तो कोई ग्लैंड बनी नहीं है, भ्रूण की कोई ग्लैंड डेवलप थोड़ी ना हुई है अभी, तो वो खुद ही आधा अधूरा डेवलप है, ठीक है। तो उसको भी तो अपने बैलेंस के लिए खाना पीना, वृद्धि के लिए थायराइड ग्लैंड चाहिए, आपको पता है ना, मेटाबॉलिक रीजन से, यानी उपापचय के लिए, वृद्धि के लिए थायराइड ग्लैंड जरूर होती है। कॉर्टिसोल बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए कॉर्टिसोल जो एड्रिनल हार्मोन के से निकलता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन और चाहिए ताकि FSH LHS को सिग्नल मिलते रहें कि भाई कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, इसको भी चाहिए गर्भाशय को बनाए रखने के लिए, जैसे मैंने बोला था प्रोजेस्टेरोन बहुत है। तो ये तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन अब इनका लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मेन जो 2 हार्मोन है, एक और जो आपको NCERT में मिलेगा, रिलैक्सिन।
अब ये रिलैक्सिंग हार्मोन अभी से थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होना चालू हो रहा है, क्या काम है अभी बताऊंगी। तो मेन ये 3 है जो सिर्फ अपरा से ही आते हैं, और ये मेन 3 हार्मोन कब मिलेंगे आपको, सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में, बाकी नहीं मिलते। बाकी ये वो तो वैसे भी मिल रहे हैं हमें, लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में ही ये 3 हार्मोन पूछा जा सकने वाला है कि प्रेगनेंसी टाइम में या सगर्भता के दौरान पाए जाने वाले 3 हार्मोन के नाम बताओ या हार्मोन के नाम बताओ। तो ये सब तो लिखने हैं, लेकिन स्पेशली रिलैक्सिंग, HCG और ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोलेक्टिन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या काम है HCG? HCG क्या करता है? HCG जो है, पहला तो जो आप ये प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, अभी बच्चे बोलेंगे हम कब करते हैं, नहीं हम नहीं, मतलब हम मतलब ह्यूमन, ठीक है, आप मतलब सारे ह्यूमन। तो जो जितने भी लेडीज़ हैं जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट देखा है आपने, अगर टीवी में देखा होगा, प्रेगा न्यू, वो ऐसा एक वाइट कलर की वो स्लिप आती है, उस पर क्या होते हैं, 2 छेद होते हैं, है ना, और 2 डंडियाँ होती हैं, और उस पर क्या करते हैं, यूरिन डाला जाता है प्रेग्नेंट लेडी का, मतलब चेक करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो ये जो 2 डॉट होते हैं ना, इनमें से एक जो होता है वो HCG के लिए सेंसिबल होता है। मतलब अगर आपके यूरिन में ये HCG है तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, रेड हो जाता है। वो सारी डिटेल मैं नहीं बता रही अभी, सिर्फ इतना बता रही हूँ। तो ये HCG जो है, ये ह्यूमन गोनिडोट्रोपिन हार्मोन, ये सिर्फ प्लेसेंटा से रिलीज होता है। अगर HCG पॉजिटिव है आप, तो इट मीन्स आपके प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, प्लेसेंटा डेवलप हुआ है, इट मीन्स आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है। तो ये एक तो ये काम करता है। सिर्फ यही काम नहीं करता, ये जो है ये हाइपोथैलेमस पे जाके इन सबके सिक्रीशन को भी बढ़ाएगा, सिग्नल देगा कि HCG हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो रिलैक्सिंग बनाओ भाई, ह्यूमन प्लेसेंटो प्रोलेक्टिन बनाओ, बेबी डेवलप हो रहा है। और क्या क्या करेगा ये HCG जो है, ये ब्रेन को जाके सिग्नल देगा यहाँ से कि और एस्ट्रोजन सिक्रीट करो, क्योंकि क्या क्या डेवलप होना है, सिर्फ गर्भाशय को मेंटेन नहीं करना है, बेबी जब बर्थ करेगा तो उसका फीडिंग करवानी है, तो क्या होगा, ब्रेस्ट और डेवलप करवाने, स्तन ग्रंथियां हालांकि पहले से डेवलप है, लेकिन उसमें मिल्क प्रोडक्शन, फीमेल में हमेशा मिल्क प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है, जब बेबी बर्थ होता है या जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी प्रोलेक्टिन बनना शुरू होता है। तो एक तो ये हार्मोन होता है जो जाके सिग्नल देता है कि प्रोलेक्टिन बनाना शुरू करो। जो प्रोलेक्टिन कहाँ से बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर रीजन से, है ना, न्यूरोहाइपोफाइसिस 11th में जाके पढ़ाई करके आओ थोड़ी। तो पिट्यूटरी के न्यूरोहाइपोफाइसिस से एक हार्मोन होता है प्रोलेक्टिन, वो सिक्रीट होता है। वो नॉर्मली भी सिक्रीट होता है फीमेल में जब हमारा पिट्यूटरी डेवलपमेंट हो रहा होता है, लेकिन बहुत कम लेवल पे, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी। अब ज़रूरत है दूध बनाने की अंदर लैक्टिक ग्लैंड में और जो मेमरी ग्लैंड है, तो ये प्रोलेक्टिन जाता है प्लस HCG जाता है जो पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि और प्रोलेक्टिन पैदा करो। स्तन ग्रंथि यानी ब्रेस्ट की जो साइज है, जो मेमरी ग्लैंड है, उनकी साइज बढ़ाओ क्योंकि उसमें दूध बनना है, वसा डिपॉजिट करो उसमें। तो ये सारे काम भी HCG के होते हैं, ठीक है। और जब तक भ्रूण बाहर नहीं निकलता है शरीर से, तो भ्रूण के जितना भी डेवलपमेंट है, उसको जो भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, उन सब का जिम्मा इस HCG पे होता है, ठीक है। तो ये मेन हार्मोन है जो प्लेसेंटा से निकलते हैं। तो ये बात हुई प्रेगनेंसी की। आगे आते हैं, हाँ रिलैक्सिंग रह गया। रिलैक्सिंग का क्या काम है? तो रिलैक्सिंग जो है भाई, उधर पढ़ लेते हैं। रिलैक्सिंग क्या काम कर रहा है? तो अभी हमने ये गर्भाशय की दीवार बनाई, ये क्या है, ये हमारी सर्विक्स है, मीन्स गर्भाशय ग्रीवा है, या हम जिसको बाद में, क्योंकि अब प्रेग्नेंट हो गया है तो हम इसको बोल सकते हैं ये बर्थ कैनाल है ना, यहीं से बच्चा बाहर आना है। अभी बच्चा मिच्योर हो रहा था, अभी एम्ब्रियो वैसे हमने बनाया नहीं है, लेकिन रिलैक्सिंग के काम को बताने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एडवांस ले जा रही हूँ। ये हमारा भ्रूण जो है वो पूरा डेवलप्ड हो चुका है ना, और गर्भाशय की दीवार के अंदर ऐसे
स्पेक है, ये यहाँ वाली एंडोमेट्रियम। बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, अब उसके 9 मंथ कंप्लीट हो गए, अज्यूम कर लेते हैं हम कि 9 मंथ क्या हो गए, कंप्लीट कर लें। अब काम आया है रिलैक्सिन का। रिलैक्सिन का सिक्रीशन कहाँ से होता है? पहले तो इंपॉर्टेंट, ये प्लेसेंटा से तो हो रहा है, लेकिन प्लेसेंटा खुद रिलैक्सिन नहीं कर रहा। प्लेसेंटा सिर्फ सिग्नल भेजता है किसको? ओवरी को, अंडाशय को। और अंडाशय की जो हमारी क्या है, अंडाशय में जो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना पड़ी थी, कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ा था, तो पढ़ के आओ। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है, अभी बना हुआ है ना, क्योंकि भाई भ्रूण बना हुआ है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी ऊपर है ना, 7वां दिन ही चल रहा है वैसे भी, और प्रेगनेंसी होने के बाद तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ ही रहेगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम जब 9 मंथ हो जाते हैं तो एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जिसे बोलते हैं रिलैक्सिंग हार्मोन। ठीक है, ये रिलैक्सिंग हार्मोन, और इसका सिग्नल प्लेसेंटा से ही ब्रेन में जाएगा, वो HCG ही करेगा सारी काम। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पहले वाले में, ये किससे हो रहा है भाई? ओवरी से, इसलिए कोई कंफ्यूजन रहे कि प्लेसेंटा से हो रहा है। ठीक है, ओवरी। एक और हार्मोन है जिसको यहां मैं लिख रही हूं, ऑक्सीटॉक्सिन, उसकी भी बात कर रहे हैं अभी, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये ऑक्सीटॉक्सिन कहां से होता है? अपरा से होता है। ठीक है, ये तो कहां सिर्फ सिग्नल भेज रहा है रिलैक्सिंग का, तो अपरा से किसका वो होता है? ऑक्सीटॉक्सिन का। इसका भी काम पढ़ रहे हैं, अभी आ रहे हैं उसी पे। चलिए, तो ये रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करेगा? ये रिलैक्सिंग हार्मोन जब बेबी पूरा डेवलप होगा तो बाहर आना है बेबी को। बेबी कह रहा है बस बहुत हो गए, 9 मंथ हो गए, कब से बेचारा अंदर अंधेरे में पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो गर्ल होगी तो वो आपका पता है वो उगोनिया बना रही होगी, वो तो फ्री रहेगी, लेकिन बॉय होगा तो वो किक मारा हो, भाई बाहर निकाल दो, बहुत हो गया। ठीक है, तो बाहर निकालने के लिए जब सर्विक्स के नीचे, जब पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता है तो बेबी जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है अपने आप ही, हार्मोनल चेंजेस की वजह से। वही HCG वगैरह सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सर्विक्स पे जैसे ही वो नीचे आता है, तो सर्विक्स क्या है? सर्विक्स तो भाई इतनी सी जगह है, भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकती हूँ 1 सेंटीमीटर, इतनी चौड़ी होती है सर्विक्स, सिर्फ इतनी। और बच्चा निकलने वाला है 10 सेंटीमीटर का। तो सर्विक्स को क्या होना पड़ेगा? चौड़ा होना पड़ेगा, मतलब यहाँ से जगह करनी पड़ेगी ना उसको निकालने के लिए। तो इसमें रिलैक्सिंग हेल्प करता है। रिलैक्सिंग क्या करता है? सर्विक्स की, प्यूबिक की जो बोन होती है, सर्विक्स एरिया जो है उसको स्ट्रेच करता है, मतलब बड़ा करता है, ताकि इजीली बेबी का क्या हो? बर्थ हो। और ऐसे नहीं स्ट्रेच कर दिया स्ट्रेच हो गया, धीरे धीरे करता है, जो बोलते हैं ना लेबर पेन जिसको बोलते हैं, कि ये हम प्रसव पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे। तो ये उस टाइम क्या करता है? इसको चौड़ा करता है। ठीक है, ये प्रसव के टाइम फिर से पढ़ेंगे। ऑक्सीटॉक्सिन का भी यही काम है। ऑक्सीटॉक्सिन प्लेसेंटा से रिलीज होता है, लेकिन काम उसका वही डिलीवरी टाइम में, तो वो डिलीवरी के साथ उसको पढ़ेंगे। ये भी वही करता है, सर्विक्स को चौड़ा करना है ना, बोन्स को करना, इसको कॉन्टेक्चुअल करना, मीन्स क्रमाकुंचन गति करना। ठीक है, क्रमाकुंचन गति करवाना, तो ये सारी चीजें इसमें होती रहती है। चलिए, अब हम देख लेते हैं मेन जो हमारा क्या है, भ्रूणीय परिवर्धन, जो लास्ट हमारा बचा है। भ्रूणीय परिवर्तन में हमें क्या करना है? भ्रूणीय परिवर्तन में हमें वही जो आगे की कहानी NCERT ने अधूरी छोड़ दी है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ उसको। तो यहाँ से इसको कटू कर देती हूँ मैं। अब मैं सिर्फ क्या बना रही हूँ, मैं पूरा गर्भाशय कुछ नहीं बना रही। अब मैं सिर्फ अपना वो बना रही हूँ कि वो ये हमारा क्या है, युग्मनज बन रहा है, बन चुका है, जो मतलब वो कोरियोनिक मेम्ब्रेन कुछ नहीं बना रही अभी, मैं सिर्फ ये बना रही हूँ। इसमें क्या होगा कि जो वो इनर मास सेल की जो हमने बात की थी, वो इनर मास सेल ऐसे 2 कोशिकाओं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, और नीचे वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। ये उन बच्चों के लिए है जिनको ज्यादा पढ़ना है,
और जानने की इच्छा है कि कैसे हुआ। ठीक है, बाकी ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप सिर्फ समझने के लिए इस दृष्टि से, क्योंकि मेरा खून खोल रहा है उसको पढ़ करके। तो ये एपीब्लास्ट होता है और ये हाइपो, दो तरह के ऐसे ग्रुप बना लेता है। अभी एपीब्लास्ट जो है वो ऐसा फूल जाता है, यहाँ से फूल के ऐसे गुब्बारा हो जाता है। ऐसे ये जब फूल के गुब्बारा हो जाता है तो इसको बोलते हैं एमनियन। ये नीट में जरूर पढ़ते हैं हम, क्योंकि उसमें वो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में काफी कुछ पूछ लिया जाता है, 12th के हिसाब से नहीं है। और नीचे वाली अभी भी हाइपोब्लास्ट रहती है, इसमें कुछ द्रव्य भर जाता है, पानी भर जाता है, खाली जगह मिलते ही पानी, अंदर पानी को तो जगह चाहिए, इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। द्रव्य हिंदी में, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड ये भर जाता है। नीचे वाली अभी ऐसी रहती है, एपीब्लास्ट ऐसी रहती है। अभी एपीब्लास्ट जो है, हाइपोब्लास्ट बाद में जाके, फिर मैं स्टेप्स खा रही हूँ, ठीक है, ये पूरा नहीं है। हाइपोब्लास्ट जो होती है वो भी देखती है, ये फूला मैं भी फूलूंगा, तो ये हाइपोब्लास्ट जो है वो बाद में जाके योगसेक बना लेती है। ये योगसेक क्या है, अंडे में भी होता है योगसेक। योग क्या कर रहे हैं, अभी भ्रूण की कुछ तो डेवलप हुआ नहीं है ना, प्लेसेंटा जरूर डेवलप हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है, मतलब मैंने आपको बोला 3 वीक्स में पूरा डेवलप होगा, तब तक खाना पीना कैसे चलेगा, ये यहाँ से योगसेक से, इसका योगसेक इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा देगा। गर्भाशय की दीवारें भी हैं अभी तो थोड़ा बहुत काम करने के लिए, तो ये योगसेक जो होता है ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियन, और धीरे धीरे क्या होता है, ये फिर एमनियन और हाइपोब्लास्ट और ये सब फिर कचरा हो जाएंगे अभी। और ये हाइपोब्लास्ट तो धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाता है ना, पूरा ही खत्म, बीच में कोई स्पेस हो जाता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, स्टेप्स बहुत सारे गायब हैं, सिर्फ आपको कुछ बताना है जो एनसीईआरटी में बहुत आधा अधूरा सा दे रखा है, मैं थोड़ा सा बस उसको करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे पहले तो क्या है कि एक ऐसा छेद सा बनता है, होल बनता है यहाँ पे। अब होल बनता है तो ये जो एपीब्लास्ट के आसपास की जो ऊपर की कोशिकाएं होती है ना, ये इस गड्ढे में कूदने लग जाती है, पटक पटक ऐसे कूदती है, और कहाँ चली जाती है, जो हाइपोब्लास्ट है नीचे वहाँ चली जाती है, और फिर ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये हाइपोब्लास्ट तो पूरा ही डीजेनरेट हो जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएगा, है ना, ये हाइपोब्लास्ट पे आके चिपक जाएगी एपीब्लास्ट की सेल्स, और लास्ट में जो हमारा बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। ये बीच में कुछ द्रव्य, और लास्ट में फिर से ये एपीब्लास्ट की कोशिकाएं जो जंप करके यहाँ पे आई, और इसके नीचे हाइपोब्लास्ट है जो बचा कुचा। तो ऊपर वाली कोशिका तो बनाती है एपिडर्मिस, ये जो एनसीईआरटी में बोल रखा है ना, भ्रूण बनने के बाद 3 मेम्ब्रेन बन जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो वही एपिडर्मिस लिख दिया मैंने बाय मिस्टेक, सॉरी। एक्टोडर्म, ये है मेसोडर्म, और ये है एंडोडर्म। क्या है ये जर्मिनल लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स बोलते हैं, 3 जर्म लेयर जो ह्यूमंस में होती है। क्या काम है इनका, यही आगे जाके क्या बनाएंगी, सारे अंग, जो आपका शरीर बना हुआ है, भ्रूण के सारे अंग। इसमें मेनली मैं आपको थोड़ा कच्चा कच्चा बता देती हूँ कि एक्टोडर्म जो होती है, एक्टोडर्म जो होती है वो बनाती है हमारा नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम, ठीक है। मेसोडर्म जो होती है वो मेसोडर्म बनाती है मसल्स, मतलब पेशियां जितनी भी होती है वो, और
जो एंडोडर्म होती है वो बनाती है हमारे आंतरिक अंग, जो सॉफ्ट हमारे आंतरिक अंग है ना, जैसे लिवर है, इंटेस्टाइन है, और शरीर की जितनी भी एपिडर्मिस है, मतलब हमारी हर सेल के अंदर एपिडर्मिस, एपिथेलियम टिश्यू हर जगह काम में लेते हो आप, एपिथेलियम बनी, एपिडर्मिस, वो ये तीनों मिलके बनाती है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। ये थोड़ा छोटा व्यू था आपको सिर्फ समझाने के लिए, बाकी एनसीईआरटी में तो वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, भ्रूण बनने के बाद सीधी क्या हो जाएगी, उसमें कोरियोनिक विलाई बन जाएंगी, और कोरियन विलानिक बनने के बाद भ्रूण डेवलप हो जाएगा, भ्रूण डेवलप होने के बाद मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन जाएगी। ये एनसीईआरटी से लिखना है, और ये जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, और ये कहानी खत्म हो गई प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। अब क्या होना है, जब पूरा एम्ब्रियो डेवलप, ये कहानी कहाँ हो रही है, ये कहानी हो रही है 3 वीक से बाद, 3 वीक से पूरे जब तक प्रेगनेंसी टाइम चलेगा, मतलब 9 मंथ तो क्या 7-8 मंथ तक पूरा भ्रूण एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एम्ब्रियोनिक पूरा जो डेवलपमेंट है वो फिनिश हो गया है। और अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें प्रसव यानी पार्चुराइजेशन पढ़ेंगे, मतलब डिलीवरी पढ़ेंगे कि कैसे डिलीवरी होती है, बच्चा पूरा हमने 9 मंथ का बना दिया है अभी, और साथ में दुग्ध स्त्रावण यानी कि लैक्टेशन पढ़ेंगे कि, और उसके साथ हम वही ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिंग के फिर से हार्मोन को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब तब हाय हेलो कर रहे होते हो लाइव चैट में, मैम की बातें सुनते नहीं हो, और फिर अब जब क्वेश्चन आया है तो देखोगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ L7 का जो आंसर था वो निषेचन था, और क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि, नहीं क्यों बताऊँ, L7 देख कर आओ, सब यहीं बता दूँ। L9 का जो क्वेश्चन था ये ज़रूर बता देती हूँ, इतनी भी निर्दयी नहीं हूँ मैं, कि कौन से हार्मोन की वजह से जो है, या किसके हार्मोन के गिरने की वजह से जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर था वो प्रोजेस्टेरोन था। ठीक है, ये बात हो गई। अब आज का क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयन के स्त्रावण से कॉर्टिकल प्रतिक्रिया शुरू होती है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम। ये मैंने बताया है अपने L8 के लेक्चर में। अगर लाइव चैट पे ध्यान नहीं होता और सुना होगा तो ज़रूर इसका आंसर आएगा, वरना सबका मालिक एक। कौन सबका मालिक एक? कौन? गूगल। उसी के हो आप, सबका मालिक एक गूगल, उस पर सर्च कर लोगे, लेकिन उस पर भी इतनी मुश्किल से, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो ज़रा L8 देखाओ तो बाकी 2-4 चीज़ें और समझ में आ जाएगी। चलिए इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और इसी के साथ जो आज का हमारा लेक्चर है वो फिनिश होता है। L8 L9 पढ़ के आइए, वहीं कहीं मिल जाएगा आपको इसका आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।